हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है कुछ तो था। तो चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। निशा निशा निशा, जल्दी आओ, भागो भागो, देखो वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, भागो, तुम्हें नहर में धकेल देगा। निशा, इधर आओ, जल्दी भागो। ये सब सुनकर मेरे पति विकास ने मुझे नींद से झकझोर कर जगा दिया। मैंने गुस्से में पूछा, क्या हुआ है, क्यों जगा दिया इतनी रात को। उन्होंने बताया कि मैं सपने में बड़बड़ा रही थी कि निशा निशा भागो भागो। मैं समझ गई। मेरी शादी को मात्र 1 महीने हुए थे, इसीलिए मैं विकास को इस बारे में नहीं बता पाई थी। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं 15 साल की थी। मैं एक आवासीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी। यहाँ फ़िलहाल 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता था। विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं था। इसी सिंचाई विभाग के एक खाली दफ्तर में कम कॉलोनी के कैंपस में संचालित किया जा रहा था। कैंपस लगभग 10-15 सालों से खाली पड़ रहा हुआ था। इसका निर्माण झुनझुन डैम के निर्माण के समय ऑफिशियली कामकाज और विभाग के कर्मचारियों को रहने के लिए अस्थायी तौर पर आज से करीबन 40 साल पहले हुआ था। प्रबंधक ने अस्थायी तौर पर उसी को विद्यालय कैंपस बना दिया था। स्थायी भवन निर्माण के लिए सड़क के किनारे की जमीन अधिग्रहित की गई थी। कैंपस कुल रूप से लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ था। चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से लगभग 4 फीट ऊंचा हौलात बाउंड्री किया हुआ था। बाहर जाने के लिए मात्र एक ही गेट था। चूँकि यहाँ पहले सिंचाई विभाग का दफ्तर हुआ करता था, इसीलिए चारों तरफ घने पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थे। बाउंड्री से 100 मीटर दूरी पर झुनझुन डैम था, जिसका फाटक हमारे कैंपस से साफ साफ दिखाई पड़ता था। फाटक से निकलने के बाद पानी की आवाज़ कैंपस तक सुनाई पड़ती थी। बगल में ही सिंचाई के लिए नहर निकला हुआ था, जो बिल्कुल बाउंड्री से सट कर गुजरता था। नहर का पानी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर गांव तक पहुँचता था। कैंपस में भवनों की स्थिति काफ़ी जर्जर थी। दीवारों पर कई मोटे मोटे पत्थर चढ़े हुए थे। आसपास 2-3 किलोमीटर के व्यास में कोई गांव नहीं था। कभी कभार ही कोई राहगीर इधर उधर से गुजरता था, वो भी सिर्फ दिन के वक्त में। शाम ढलते ही चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था। यह मुख्य शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। अंदर जंगलों की ओर था और मुख्य सड़क से यह लगभग 4 किलोमीटर अंदर था। यहाँ से बस से उतरने के बाद कैंपस तक की ये दूरी पैदल ही तय करनी पड़ रही थी। विद्यालय प्रबंधक ने अस्थायी तौर पर कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे क्लासरूम्स, होटल, बिल्डिंग में इसके लिए हॉल, टॉयलेट आदि। मेरा हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल कैंपस बाउंड्री से लगभग 40 मीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर था। बॉयज़ हॉस्टल कैंपस में बिल्कुल पीछे की तरफ था और बीच में प्रिंसिपल कार्यालय और एकड़ की भवन था। कैंपस के ठीक उतनी ही दूरी पर हमारा मेस था।
मेस के बगल में ही बाउंड्री के बाहर इमली और आम के 10-12 पेड़ थे। एक पतली नदी बहती थी, बिल्कुल बाउंड्री से सटी हुई थी। गर्ल्स हॉस्टल से गर्ल्स टॉयलेट लगभग 25 मीटर दूर था। बाउंड्री दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था। बाहर वहीं से सटकर नहर बहती थी। टॉयलेट जाने का ये रास्ता झाड़ियों, पत्थरों और पेड़ों से भरा हुआ था। हॉस्टल से अटैच कोई वॉशरूम नहीं होने के कारण रात के समय भी हमें वहाँ जाना पड़ता था। रात के वक्त नहर के पानी के कलकल कलकल आवाज़ बहुत डरावनी और भयानक लगती थी। हॉस्टल से सटे हुए लिप्स और सागवान, इमली आदि के बड़े बड़े और घने पेड़ थे। आसपास अमरूद और बेर के वृक्ष भी भरे पड़े थे। कैंपस के अंदर हर किस्म के पेड़ पौधे की भरमार थी। टीचर के लिए कोई क्वार्टर्स रूम नहीं थे, इसीलिए कई बार ऑर्डर के बाद भी कोई यहाँ रुकता नहीं था। सिर्फ प्रिंसिपल सर, हॉस्टल वार्डन और 1-2 बेंचर टीचर ही रुकते थे। बैचलर टीचर ही यहाँ पर रुकते थे हमेशा के लिए। कुछ सफाई एवं मेस कर्मचारी लोकल ही थे यहाँ पर। वे भी अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर चले जाते थे। कभी कभार अगर लेट हो जाए तो वहीं कैंपस में सो जाते थे। एकड़ भवन के बाहर लोकल होने के नाते वे लोग इस जगह के बारे में ज़्यादा जानते थे। वे बताते थे कि डैम के निर्माण से पहले यहीं पास में एक चौड़ी नदी बहा करती थी। नदी के किनारे एक पूरा गांव बसता था। डैम बनाने का प्रस्ताव पास होने के बाद जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण करना चाहा तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर और ज़मीन अधिग्रहण के लिए देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने उनसे बातचीत करके कुछ समाधान भी निकलना चाहा, लेकिन ग्रामीणों के मना करने के बाद इसको पुरजोर पर विरोध किया गया। अपने फैसले पर अड़िग रहे लोग। ये सरकार की चिरकालीन एवं एक अहम योजना थी। इस पर रोक लगाने का मतलब था हजारों एकड़ भूमि को बंजर बना देना, क्योंकि बिना सिंचाई के साधन के वह कृषि करना और खेती करना असंभव था। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने खुद जाकर ग्रामीणों को बात की और डैम से होने वाली लाभों के बारे में विस्तार से समझाया। लगभग 90% लोग अपनी भूमि देने के लिए राजी हो गए, लेकिन 10% लोग अभी भी सरकार के फैसले के खिलाफ थे। सरकार ने इसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला। जबरदस्ती कागजों पत्रों को, रेतों को अंगूठे लगवाए जाने लगे। कोई लोग रातों रात गायब हो गए, जिनका अभी तक कोई आता ना पता लगा। आस पास के लोग बताते हैं कि सैकड़ों लोगों को यही डैम को बांधते समय दफना दिया गया था। कई लोग अपने घरों में खुद को बंद कर दिए थे और डैम के पानी के साथ ही जलमग्न हो गए। आज भी उनकी आत्माएं यही अपने ज़मीन और घरों में बसी हुई हैं। कई बार तो लोगों ने उनको अपनी आँखों से भरी दोपहर में भी देखा है। उनके सगे आज भी उनको पूजा चढ़ाने के लिए डैम के किनारे बकरे की बलि देते हैं। 5 साल में एक बार अवश्य ही कोई न कोई व्यक्ति का बलि देता है, यहाँ जाता ही जाता है। मेरे स्कूल को खुले अभी मात्र 3 साल हुए थे, इसीलिए हम और 2 साल तक निश्चित थे। मई और जून का महीना था। 2 महीने हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी। हमें पेरेंट्स के आने पर ही साथ में कैंपस के बाहर जाने की अनुमति मिलती थी। 8वीं और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट की छुट्टियां 1 मई से
कर दी गई। चूँकि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देने थे अगले साल, इसीलिए 10वीं की छुट्टियां 15 तारीख से सुनिश्चित की गई थी। कैंपस में हमारे वार्डन के अलावा और कोई नहीं था। प्रिंसिपल सर भी अपने काम के सिलसिले से शहर चले गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। बाकी टीचर्स और हमें पढ़ाने आते थे और फिर चले जाते थे। हम कुल मिलाकर 40 स्टूडेंट कैंपस में मौजूद थे। हम गर्ल्स स्कूल मिलाकर 10 थी। रात के समय वॉशरूम के लिए हम कम से कम 3 या 4 लड़कियां साथ में जाती थी। हमारी वार्डन भी बहुत अच्छी थी। रात के समय में हमें डर न लगे, इसीलिए वो भी हमारे साथ हर बार निकलती थी। 15 तारीख को एकेडमी के बाद शाम का समय था। सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स उन्हें लेने अपने गाड़ियों से आ गए थे। मेरा और निशा का घर काफ़ी दूर था, इसीलिए हमारे पेरेंट्स एक दिन बाद 16 तारीख को आने वाले थे। हॉस्टल में सिर्फ मैं और निशा और वार्डन मैम ही थी। वार्डन मैडम की भी ट्रेन उसी रात 11 बजे की थी, इसीलिए उन्होंने भी रात 8 बजे तक अपने कार से कैंपस छोड़कर स्टेशन के लिए निकल गई। 1-2 में स्टाफ और वॉचमैन मौजूद थे, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के तरफ के कम ही आते थे। इधर गर्ल्स हॉस्टल के पास वो कम ही आते थे। वार्डन मैम ने हमें हॉस्टल से बाहर न जाने की हिदायत दे रखी थी। मैम के जाने के बाद मैं और निशा गेट अच्छे से बंद करके सो गए। हर तरफ सन्नाटा था। नहर के पानी के गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ सर 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 बहती हवाएं आम और इमली के वृक्षों को जोर जोर से हिला रही थी। वॉचमैन भी सो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं गहरी नींद में सो गई थी कि प्रिया की आवाज़ के साथ मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने देखा निशा मेरे बगल से गायब थी। सामने नज़र डाली तो दरवाज़ा सपाट खुला था और घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो गई थी। मैंने सोचा हो सकता है कि निशा वॉशरूम में गई होगी। मुझे जगाया होगा उसने। मैं नहीं जगी होगी, इसीलिए वो अकेली वॉशरूम में गई होगी। मैं हिम्मत करके बाहर आई और गेट के पास वाली लाइट जलाकर इधर उधर नज़र घुमाया, लेकिन निशा मुझे कहीं नहीं नज़र आई। मैंने सोचा वॉशरूम का लाइट ऑन करके देखती हूँ। अमावस की अंधेरी काली घनी रात थी और वॉशरूम यहाँ से लगभग 40 मीटर दूर था, इसीलिए लाइट जलाने के बावजूद कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। बाद में मैंने आवाज़ लगाया, निशा निशा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने वॉचमैन को भी आवाज़ दिया, लेकिन वो शायद वार्डन नहीं होने के कारण निश्चिंत कहीं सो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। डर से काँप रही थी मैं, लेकिन न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने वॉशरूम में जाकर देखने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर देखा तो निशा वॉशरूम के कॉरिडोर के गेट पर मेरे तरह फेस करके बिना हिले डुले खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा कर दिया हो। मैंने चिल्लाया, निशा निशा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और अचानक गायब हो गई। मुझे लगा शायद ये मेरी नज़रों का भ्रम है। हो सकता है मैंने निशा को देखा ही नहीं हो। मैंने कुछ और दूर जाने के बाद इस बार मैंने उसे दरवाजे से निकलकर बाउंड्री वॉल की तरफ जाते हुए देखा। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, निशा निशा।
वो फिर से नज़रों से ओझल हो गई। अब मुझे लगने लगा था कि कुछ तो है। मैं काफ़ी डरी थी। मुझे अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और पीछे लौटने का भी साहस नहीं था। मैं चुपचाप एक जगह खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद अचानक सर्र से कहीं चढ़ने की आवाज़ आई और मैंने देखा तो निशा बाउंड्री वॉल पर चढ़कर नहर की ओर मुंह करके बैठी हुई थी और पैर नीचे लटका कर दीवार पर ठटक ठटक मार रही थी। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोस्त को बचाने की हिम्मत जुटाई और निशा निशा पुकारते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक एक सफ़ेद आकृति निशा के पीछे उभर आई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने देखा उस आकृति ने निशा के पीछे आकर उसके पीठ पे हाथ लगाया। ऐसा लग रहा था मानो वह धक्का देकर निशा को नहर में ढकेलना चाहती हो। देखकर मुझसे